तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ पोएम नंबर 4 चाइल्डहुड, जो लिखी है किसने? मार्कस नीटन ने। पिछले लेक्चर में हमने इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझा था। आज हम जो है क्या समझने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, है ना, और जो भी लिटरेरी डिवाइस या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई है उसके बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझते हैं? लिटरेरी डिवाइसेस, है ना, कौन कौन से जो है कहा जा सके पोएटिक इफेक्ट या फिर लिटरेरी डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल किए गए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? रेशनलिज्म, है ना, रेशनलिज्म के बारे में समझाया गया। The poet rationalizes the lost childhood when he was 11 and then when he found out that hell and heaven don't exist and are not found in geography. अब रेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वो समझ। तो रेशनलिज्म मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। जब हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं, हम किसी चीज़ को, किसी लॉजिक को समझ लेते हैं, तब हम रेशनलाइज पीपल का माने जाते हैं, है ना। सो यहीं पर यहाँ पर समझाया गया है कि पोएट जो है वो क्या रेशनलाइज कर रहा है कि उसका जो लॉस्ट चाइल्डहुड है वो कब लॉस्ट हो गया था? जब वो 11 साल का था। और साथ ही साथ में जब उससे ये बात पता चली कि हेल एंड हेवन जो है एक्चुअल वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्या है? इमेजिनरी प्लेसेस है ना, काल्पनिक जगह है जिनके बारे में हमें हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा समझाया जाता है। राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम इस्तेमाल की गई है? तो इस पोएम में राइमिंग स्कीम है ABBCCD। अब ये राइमिंग स्कीम कैसे पता लगाई जाती है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए, काफ़ी टाइम से आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। तो जो किसी एक पोएटिक लाइन का आखिरी जो वर्ड होता है, उसके बाद की जो लाइन होती है उसका जो आखिरी वर्ड होता है, जब दोनों वर्ड जो है मैच करते हैं तब हम उसे एक राइम स्कीम बनाते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए 3-4 जो है 3-4 5-6 लाइनें जो है दी गई है, तो इस राइम स्कीम का मतलब क्या हुआ? ABBCCD। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लाइन जो है उसका लास्ट वर्ड कहा जाएगा A, मतलब अलग है। फिर सेकेंड और थर्ड इन दोनों का लास्ट वर्ड सेम प्रोनाउंस करता है, मतलब B और B। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन जो है उनका भी लास्ट वर्ड सेम प्रोनाउंस कर रहा है, राइम कर रहा है C एंड C, लेकिन लास्ट वाला जो वर्ड है उसका राइम जो है, उसका वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसा है? अलग है, तो उसको नाम दे दिया हमने D, है ना। सो इस तरीके से राइम स्कीम जो है पहचानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्या है? रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फ्रेज विच इज रिपीटेड इन द पोएम, कि बार बार जब हम कोई चीज को रिपीट कर रहे हैं तो उसे हम रिफ्रेन डिवाइस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिविजुअलिटी का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया है? तो अगर स्टेंजा 3 आपको याद हो, तो जहाँ पर पोएट जो है ये बात समझता है कि उसका दिमाग जो है उसका खुद का है और वो खुद के विचार जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है ना। जब वो ये सेंस करता है कि वो अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है, तब जाकर जो है इंडिविजुअलिटी लिटरेरी डिवाइस जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। एंटीथेसिस का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो एंटीथेसिस जब दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ में जो है लिखे हुए हैं पोएम के अंदर या फिर किसी पोएटिक लाइन के अंदर, तब हम कहते हैं, जैसे कोल्ड एंड हॉट, ये दो कैसे वर्ड हैं? तो ये ऑपोजिट वर्ड है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? एंटीथेसिस कह सकते हैं, है ना। आप जो है पोएम में ढूंढने की कोशिश कीजिए ऐसे जो ऑपोजिट वर्ड है कहाँ साथ में इस्तेमाल किए गए हैं। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट वर्ड का बार बार प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा हो, रिपीटेटिवली जो है वो आ रहा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। The occurrence of same letter of sound at the beginning of closely connected words। मान लो जैसे लिखा हो यहाँ पर जैसे राइम्स, जब हम किसी पोएम की लाइन को पढ़ते हैं और अगर वहाँ पर कोई एक वर्ड लिखा है ए, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है मैंने एरम, है ना। अब यहाँ पर बाद में लिखा हो अरेंज, तो यहाँ पर ए और ए ये दोनों जो है रिपीट हो रहे हैं, दोनों कनेक्टेड वर्ड हैं, तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा? एलिट्रेशन कहा जाएगा, है ना। इन्वर्जन क्या होता है वो समझ लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब ये होता है जब सब्जेक्ट वर्ड का जो ऑर्डर है उसे जब इन्वर्स किया जाता है तब हम उसे कहते हैं रिवर्स्ड ऑर्डर और इन्वर्जन।
अब यहाँ पर इन्वर्जन कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, पोएम के अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए, है ना। मोस्ट प्रोबेबली जो पोएम की जो फर्स्ट लाइन है आपको उसी में मिल जाना चाहिए। ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उसमें किस तरीके का इन्वर्जन इस्तेमाल किया गया है ना। क्वेश्चन आंसर्स की ओर जाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो किस में से हैं, थिंक इट आउट में से। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिटरेरी डिवाइस के बारे में समझाया वो था। सेकेंड नंबर से आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। बड़े होने की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सो अकॉर्डिंग टू द पोएम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स अटेनिंग मेच्योरिटी। सबसे पहले क्या आती है हमारे अंदर, मेच्योरिटी आती है। बिकमिंग अ रेशनल एंड लॉजिकल थिंकर, है ना। एक लॉजिकल थिंकिंग रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, रेशनल एंड लॉजिकल थिंकर, जिसको हम जिसमें हमें ये समझ में आए कि कुछ चीज़ें जो हमें समझाई जा रही है या बताई जा रही है लोगों के द्वारा, वो एक्चुअल में जैसे फिजिकल वर्ल्ड में जो है अगर मान लो नहीं एग्जिस्ट करती है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, है ना। When the poet became an adult, he was able to see the hypocrisy in other people, है ना। जब पोएट जो है धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तब उन्हें लोगों की हिपोक्रेसी के बारे में समझ में आता है। जिस तरीके के पाखंड लोग करते हैं वो चीज़ें उन्हें समझ में आती है। जैसे बड़े लोग जो हैं, जो हमें बोलते हैं, जो हमें करने के लिए कहते हैं, वो खुद कभी प्रीच ऐसा नहीं करते। He could distinguish in the behavior of double standard preach and talk of love, है ना। यहाँ पर जैसे कि मैंने समझाया आपको, जब हमें अंतर समझ में आने लगे लोगों के बिहेवियर के बारे में, डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर के बारे में, कि वो बोलते कुछ और हैं करते कुछ और है, ये जब हमें अंतर समझ में आ जाए तब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर क्या आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है ना। हम एक कैसे थिंकर बन चुके हैं, लॉजिकल एंड रेशनल। अ ग्रोन अप कैन टेल अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। सीधी सी बात है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो सच्चाई क्या है और इमेजिनेशन, फैंटेसी क्या है, उसके बारे में हम जो है पता लगा सकते हैं। A mature person stresses on his thoughts and is capable of having his own opinion। और एक मेच्योर व्यक्ति खुद के बारे में जो है सोच सकता है, खुद के दिमाग से जो है कुछ थॉट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहा जा सके इन्वॉल्व है जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है। ग्रोइंग अप प्रोसेस की बात की जा रही है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। पोएट जो है चाइल्डहुड के बारे में क्या मानते हैं या क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं। द पोएट इज डिसअपॉइंटेड एंड पजल्ड बाय द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। सबसे पहली बात तो यही है, पोएट जो है थोड़े से नाराज है ना, नाखुश है ऐसा कह सकते हैं, और थोड़े से कंफ्यूज भी हैं। क्यों? क्योंकि उनका चाइल्डहुड जो है वो कहीं खो गया है। ही वॉन्टेड टू नो व्हेन वॉज द मोमेंट ही बिकेम अ ग्रोन अप एंड लॉस्ट द इनोसेंस ऑफ एन इन्फेंट। वो क्या जानना चाहते थे कि उनका बचपन जो है वो कब खो गया और कहाँ खो गया और किस तरीके से उनका जो इनोसेंस था, एक इन्फेंट का इनोसेंस, वो जो है उनके हाथ से चला गया। He expresses his confusion by asking that when and where did his childhood go। और ये confusion जो है यहाँ पर वो किस तरीके से बयां कर रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि when did my childhood go and where did my childhood go। ये क्वेश्चन जब वो यहाँ पर पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि पोएट जो है अपने चाइल्डहुड को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स एंड वाई। कौन कौन सी लाइन्स जो है आपको सबसे ज़्यादा पोएटिक लग रही है और क्यों। सो अगर हम लास्ट स्टेंजा देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा पोएटिक लाइन कौन सी है, तो ये जो दी है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस दैट्स ऑल आई नो। अब यहाँ पर ये क्यों पोएटिक लाइन लग रही है वो समझते हैं। ऊपर की सारी चीज़ें जो है, ऊपर की सारी लाइंस जो है वो क्यों पोएटिक नहीं लगती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, उसमें सिंपली जो है समझा दिया गया है कि पोएट जो है क्या सोच रहे हैं। एक कहा जा सके पैराग्राफ फॉर्म में जो है उनको लिखा हुआ है। हालांकि उसमें पोएम बनाने की कोशिश की, लेकिन ये जो है एक्चुअल में पोएटिक लाइन यहाँ पर मानी जाएगी। The poet beautifully describes the disappearance of his childhood. It talks about how one can find innocence in an infant's face, है ना। तो पोएट यहाँ पर काफ़ी खूबसूरती से जो चाइल्डहुड खो गया है उनका, उसके बारे में जो है यहाँ पर बता रहे हैं। और वो किस बारे में बात करते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जो है अपना चाइल्डहुड किस में ढूंढ सकता है, एक छोटे से बच्चे के चेहरे पर।
It is a process of life that an individual grows up and slowly starts understanding the concept of the world and people around them, है ना, कि ये कहा जा सके क्या है, एक प्रोसेस है ज़िंदगी की, जिसमें एक व्यक्ति जो है धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है और स्लोली जो है वो समझने की कोशिश करता है दुनिया के क्या कंसेप्ट है और अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करता है. During childhood, a person believes in things that aren't true or has a different set of reality. और जब वो बच्चा होता है, चाइल्डहुड के दरमियान जो है एक व्यक्ति वही सोचता है या फिर वो चीज़ उन चीज़ों में भी मानना शुरू करता है जो सच नहीं है और एक डिफरेंट सेट ऑफ रियलिटी उसके लिए फैंटेसी कहा जा सके, है ना, उसके लिए फैंटेसी क्या होती है, रियलिटी होती है. When the child grows up and is able to process his own thoughts, he realizes that many things don't exist the way he thought them to be, है ना. और जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और अपने खुद के जो विचार है वो प्रोड्यूस करना शुरू करता है, तब उसे ये बातें समझ में आती हैं कि बचपन में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें समझाई गई थी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होती नहीं है ना. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए यूनिट के साथ में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.